वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पतंग कविता के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पतंग कविता के कवि का क्या नाम है, अर्थात पतंग कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आपको सारे चैप्टर और उनके राइटर के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। इसलिए आपको सारे पाठों के नाम और उनके लेखकों के नाम पता होने चाहिए। अब वो कह रहे पतंग कविता के कवि का क्या नाम है, तो इस कविता के कवि का नाम आलोक धनवा है। और इससे पहले हमने जो आत्म परिचय कविता पढ़ी थी उसके कवि का नाम क्या था, हरिवंश राय बच्चन। और पतंग कविता के कवि का नाम आलोक धनवा है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार तेज बौछारों के साथ ही कौन सा महीना चला गया है। तेज बौछारों के साथ कौन सा महीना चला गया है, तो इसका जवाब होगा भादो। अब भादो किसे कहते हैं, भादो होता है अगस्त के मिड से लगभग सितंबर के मिड तक, है ना। अगस्त महीने के मिड से लेके और सितंबर महीने के मिड तक। मिड का मतलब क्या है, 5-6 दिन आगे पीछे हो सकता है। जैसे इस बार भादो लगभग 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक है, ठीक है। तो भादो का महीना किसे कहते हैं, अगस्त से लेके सितंबर तक, मिड से लेके, पूरा मंथ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि तेज बौछारों के साथ कौन सा महीना चला गया है, तो भादो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खरगोश की आंखों जैसा लाल किसे कहा गया है। अब देखिए, जब आप सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो हम आसमान में देखते हैं तो उसमें लाल लाल धारियां पड़ी होती है, लाल लाल चित्तियां पड़ी होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि आकाश में लालिमा छाई हुई है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल किसे कहा गया होगा, सवेरे को। सवेरे को मतलब मॉर्निंग को, क्योंकि सुबह सुबह ही हमें आकाश रेडिश रेडिश सा लगता दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है। तो यह कविता पतंग के बारे में, तो इसका जवाब पतंग होगा। पतंग अलग अलग रंगों में भी आती है और बहुत हल्की भी होती है, तभी वो इतना दूर तक उड़ पाती है। तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है, तो पतंग को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। पृथ्वी बल किनके पैरों के पास घूमती हुई आती है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों के। अब आप बोलोगे सर पृथ्वी कैसे आ रही है बच्चों के पैरों के नीचे, कहने का मतलब है जो बच्चे होते हैं वो क्या है, मतलब बिना सोचे समझे इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं। मानो ऐसे लगता है कि अगर उन पे चलने का सामर्थ्य हो तो वो पूरी पृथ्वी को भी अपने पैरों से नाप लेंगे। आप देखते होंगे छोटे बच्चे क्या है, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, उनको गिरने का भी डर नहीं होता, है ना। तो पृथ्वी भी बेचैन होकर मतलब किनके पैरों के पास आना चाहती है, तो इसका जवाब होगा बच्चों के, क्योंकि बच्चे निरंतर क्रियाशील रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो गतिशील रहते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं। तो ऐसे लगता है मानो पृथ्वी भी उनके पैरों के नजदीक आ रही है। अगला प्रश्न है, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं, तो इसका जवाब होगा मृदंग के समान। मृदंग आपने याद रखना है। देखिए जब बच्चे दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज आती है ना, तो इस आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठती है, समस्त वातावरण में ऐसे धमधम की आवाज क्या है, गूंज उठती है। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं, मृदंग के समान। तो आपने शब्द याद रखना है। अगला प्रश्न है, कवि को बच्चों का दौड़ना किसकी तरह प्रतीत होता है। कवि को बच्चों का दौड़ना, जो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं ना, कवि को वो कैसे लग रहे हैं, तो कवि को झूले के पैंग की तरह लग रहे हैं। अब पैंग का मतलब क्या है, झूला तो आप समझ गए होंगे। पैंग कहते हैं जब आप झूले को झुलाते हो ना तो वो इधर से उधर जाता है इधर से उधर जाता है, उसी प्रोसेस को हम पैंग कहते हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही दौड़ते हैं, आपने देखा होगा जैसे झूला जब हम घुमाते हैं तो वो इधर उधर जाता है,
सेम बच्चे भी झूले के पैंग की तरह ही कवि को दौड़ते दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, पतंग उड़ाते हुए बच्चे कहां से गिर जाते हैं? तो कई बार पतंग उड़ाते हुए बच्चे क्या है, छतों से नीचे गिर जाते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब बच्चे गिरते हैं और अगर वो क्या है, मतलब उनको कुछ नहीं हुआ तो वो फिर दोबारा से और भी निडर हो जाते हैं। अगर बच्चे गिरे और उन्हें कुछ नहीं होता तो उनके अंदर और भी निडरता आ जाती है और फिर तो मानो जैसे कि वो सूर्य को भी छू लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे गिरने तथा बच जाने के बाद कैसे बन जाते हैं? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, निडर बन जाते हैं। अगर बच्चे गिर गए और उनको कुछ नहीं हुआ तो उनके मन का डर और भी खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, बेचैन पैरों के माध्यम से क्या बताया गया है? अभी आया था ना, बेचैन पैर का मतलब क्या है, पैरों की गतिशीलता। मैंने आपको बताया था कि बच्चों के पैर जो है वो बेचैन हो जाते हैं। तो बेचैन का क्या मतलब है, यानी कि उनके पैरों में हमेशा गतिशीलता रहती है, मतलब वो हमेशा इधर से उधर दौड़ने को तत्पर रहते हैं। तो बेचैन पैर का मतलब यही है यहां पे कि पैरों की गतिशीलता। बच्चे निरंतर दौड़ने के लिए क्या रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, वो निरंतर दौड़ना चाहते हैं, बच्चे रुकते गए। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सामने कौन आता है? स्वर्णिम का मतलब होता है सोने की चमक के समान। जब सूरज चमकता है तो उसके सामने बल कौन आता है? तो बच्चे, निडर बच्चे। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे गिर गए और उनको कुछ नहीं हुआ तो फिर तो वो और भी निडर हो जाते हैं और ऐसे लगता है मानो वो चमकते हुए सूर्य को भी छू लेना चाहते हैं। यहां पर बच्चों का क्या है, उनकी गतिशीलता का वर्णन किया गया है कि अगर वो बच्चे क्या है गिरने से बच गए तो वो और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं और वो स्वर्णिम प्रकाश वाले सूर्य के सामने आने को भी तत्पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे जन्म से ही किसके समान कोमल होते हैं, यानी सॉफ्ट? तो इसका मतलब होगा कपास। कपास का मतलब होता है रुई। बच्चे क्या है, जन्म से ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं बच्चे, तो इसलिए बच्चे जन्म से कपास के समान होते हैं, यानी रुई। अगला प्रश्न है, शरद ऋतु के आने को किसके समान बताया गया है? अब शरद ऋतु कब आती है? जब भादों का महीना चले जाता है, यानी सितंबर मिड हो जाता है लगभग, ठीक है। उसके बाद शरद ऋतु आती है और लगभग दिसंबर तक रहती है, यानी वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया। तो शरद ऋतु के आने को किसके समान बताया गया है? साइकिल चलाते हुए बालक के समान। कवि कह रहा है जो शरद ऋतु आ रही है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बच्चा साइकिल चलाता हुआ आ रहा है। अगला प्रश्न है, पतंग किसकी प्रतीक है? तो यहां पे जो कविता है उसमें पतंग बच्चों की इच्छाओं की प्रतीक है। जैसे पतंग निरंतर उड़ती रहती है वैसे ही बच्चों की इमेजिनेशन और बच्चों के पैर, ये वो भी क्या है, निरंतर उड़ते रहते हैं, मतलब सक्रिय रहते हैं, गतिशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो पतंग बच्चों की इच्छाओं की तरह ही क्या है, क्रियाशील रहती है। बाल सुलभ का मतलब होता है बच्चों के समान ही। अगला है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? बच्चों की क्रियाशीलता एवं उत्साह की कोई सीमा नहीं होती। यही तो बताया इस कविता में कि बच्चों की क्रियाशीलता और उनके अंदर जो उत्साह है, उनके अंदर जो उमंग है, उसमें कभी कमी नहीं आने देती। आपने देखा है बच्चे कैसे नटखट होते हैं, है ना, और अगर वो गिर के बच जाए तो फिर तो वो और भी निडर हो जाते हैं। अगर उनको चोट नहीं लगी तो उनके मन से वो डर भी हट जाता है। जैसे आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो मंदिर में दिया जलता हुआ देखता है या मोमबत्ती जलती हुई देखता है तो वो पहले उसके नजदीक जाना चाहता है, क्योंकि वो लाइट उसको आकर्षित करती है और वो उसको छूने की भी कोशिश करता है। और अगर उसका हाथ एक बार थोड़ा गर्म उसको लग जाता है फिर वो उसके नजदीक नहीं जाता। और अगर बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज से तो फिर वो उस काम को बार बार करता है। तो वो यही चीज कहना चाह रहे हैं कि इस कविता में भी बच्चों की क्रियाशीलता और उनकी उत्साह की कोई सीमा नहीं होती, यही बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।